नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे डॉलर की, जहां पर हमने लगातार दबाव बनता हुआ देखा है और उसका असर बाकी कमोडिटीज पर भी देखने को मिला। सोने चांदी में 3 हफ्ते के लोज पर कारोबार हो रहा है और डॉलर इंडेक्स 4 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहा है, तो क्लियरली एक सीधा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट जारी है और पिछले महीने यानी कि जुलाई की अच्छी खासी तेजी के बाद अगस्त की शुरुआत ऑन द वीकर साइड यहां पर हुई है। फिर चाहे वो इन्वेंट्री डेटा है या फिर चाइना की तरफ से कोई भी स्टिमुलस मेजर अब तक ना आना, और बाजार ने उसका एक इम्पैक्ट यहां पर मेटल्स पर भी आता हुआ देखा है। 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर गुआर है और यहां पर आगे क्या स्थिति रह सकती है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, साथ ही सोने पर बात करने के लिए बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन जुड़ेंगे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा से गुआर के बारे में। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मुनाफा वसूली जारी है। पिछला हफ्ता, पिछला महीने की भी अगर बात की जाए तो जुलाई अच्छा खासा था, लेकिन अगस्त की शुरुआत यहां पर भी बेहतर नहीं हुई है। कैसे देखते हैं आप रविंद्र, एंड स्पेशली जब आज यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है और 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यहां पर भी तय। गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से अगर आज बैंक ऑफ इंग्लैंड हॉकिश टोन दिखाता है तो आई थिंक दैट माइट बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर डॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट होगा वो कल का नॉन फार्म पेरोल डेटा होगा। आज भी काफी सारे डेटास है, यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है एंड वी हैव सर्विसेज पीएमआई फ्रॉम द यूएस। डेटास अगर आप देखें तो थोड़े से मिक्स आ रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा देखे वीक के स्टार्ट में, दैट हैज स्लाइटली कम बेटर देन द प्रीवियस वीक। एडीपी एम्प्लॉय प्रीवियस मंथ एडीपी एम्प्लॉयमेंट के डेटा देखे तो एडीपी एम्प्लॉयमेंट ने थोड़ा सरप्राइज किया कल के सेशन में, जिसकी वजह से हमने फिर से एक फॉल देखा गोल्ड सिल्वर में। अदरवाइज गोल्ड सिल्वर वर रिकवरिंग। तो मेरे हिसाब से अभी जो सितंबर रेट हाइक का जो चांसेस है, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरोल्स डेटा। अगर पेरोल डेटा फिर से अगर बढ़ के आता है तो आई थिंक दैट माइट गिव अ क्लियर सिग्नल कि फेड माइट अगेन थिंक ऑफ हाइकिंग द रेट्स। बट वो डेटा के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड का है, और अगर डाउनसाइड सरप्राइज आता है देन वी माइट सी अ शार्प रन अप इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से गोल्ड कॉमिक्स स्पॉट गोल्ड में 1930 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 1984 का है। मल्टीपल टाइम्स प्राइसेस ने वहां पर टेस्ट किया, लेकिन वहां से ऊपर नहीं जा पाया प्राइसेस, और वहां से हमने एक फॉल देखा है। तो मेरे हिसाब से 1930 काफी क्रूशल रहेगा। 1930 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक वी माइट अगेन बी हेडिंग टुवर्ड्स 1900 टू 1910 डॉलर्स, एंड दैट विल हैपन अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा अपसाइड सरप्राइज देता है तो। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी आई थिंक 2360 2350 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास ही प्राइसेस ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज इंडिकेटिंग कि जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है दैट माइट बी द ट्रिगर फॉर द नेक्स्ट मूव। डॉलर इंडेक्स में भी हमने 102.50 102.60 के आसपास पहले भी एक रेजिस्टेंस आते हुए देखा है। तो आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डेटा इवेंट्स फ्रॉम द यूएस। अगर कोई अपसाइड सरप्राइज आता है तो we might see further up move in dollar and downside in precious metals and vice versa. बैंक ऑफ इंग्लैंड भी काफी क्रूशल होगा। तो मेरे हिसाब से आज का और कल का दिन गोल्ड सिल्वर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इवेंट्स है जो मैंने बताया, आई थिंक दैट माइट शेप अप द टोन फॉर दिस वीक एंड द नेक्स्ट। ओके, तो आगे के लिए डेटा किस तरीके का आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन हाँ एक एंटिसिपेशन जरूर अब बढ़ना शुरू हो चुकी है कि नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग में क्या ब्याज दरें बढ़ेंगे, और यही वजह है कि जो हमने अपसाइड है वो कैप होती हुई देखी और एक रेंज में ही सोने चांदी के प्राइसेस रहे हैं। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो प्राइसेस पर एक राय, आपको क्या लग रहा है, भाव इसी रेंज में रहने वाले हैं क्या? और दूसरा ये, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत आगे एक्सपेक्टेड है, वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी, तो जो इनिशियल बुकिंग्स या जो डिमांड आ रही है इन प्राइसेस पर वो कैसी है? नहीं, प्राइस का जहां तक सुना आज पर्टिकुलरली घटा है, डॉलर टर्म्स में 1935 के आसपास आया है, और सोने में अंदाज 59,500 के आसपास खुलेगा ऐसा अनुमानित है। लेकिन इसके पहले हम एक बात करें, आज एक बहुत बड़ा शो की शुरुआत हुई है IIGS के एग्जीबिशन की, जहां पे करीबन 40,000 लोगों की बुकिंग हो चुकी है। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं जाके सोने में एक अच्छी डिमांड आने वाले समय में भी आने वाली है। अभी तक फिगर नहीं आया है कुछ शादियों के मुहूर्त के,
लेकिन फेस्टिव सीजन शुरू हो रही है, उसके बाद तुरंत शादियां भी शुरू हो रही है। तो ये सब देखते हुए और अगर सोना नीचे आ जाता है तो एक बहुत अच्छी सी मांग रहेगी डेफिनेटली। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कल अनाउंस किया था कि भाई सोना जो है 700 टन 798 टन से करीबन 700 टन के पास आया है, जो कि डेफिनेटली एक मांग की कमी की दिखाता है कि मांग में कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां सामने सामने रिसाइकल गोल्ड से भी लोगों का काम हो रहा है। हम रिसाइकल गोल्ड के रेशियो देखे तो वो भी बढ़कर आए। तो लोगों में शादियों की वजह से हिंदुस्तान में शादियों की डिमांड फुल रहेगी और आने वाले समय में भी अभी तक फिगर नहीं आया मुहूर्त के, हमें जैसे कि मैंने आपको कहा मुहूर्त के फिगर आते ही एक अंदाज आ जाएगा कि सोने की मांग किस तरह रहेगी। या तो ये भाव पे निचला भाव अगर आता है स्तर कि 55, 56 या 50 के आसपास, तो सोना नीचे आएगा तो मांग ऐसे निकल आएगी। और नहीं आता है तो रिसाइकल गोल्ड से सोने की एक अच्छी डिमांड रहेगी। और अब की बार दो एग्जीबिशन आ रहे हैं, IIJS के एग्जीबिशन के बाद में GJC का एग्जीबिशन भी तुरंत आने वाला। तो एक लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को वैरायटी मिलेगी, लोगों को एक अच्छी सी डिजाइने मिलेगी कि भाई चलो खरीदारी करें। और बहुत इस एग्जीबिशन की वजह से सोने की लोगों की परचेजिंग अच्छी होगी और लोगों में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एब्सोल्युटली, वो बात तो है ही कि IIJS और JJC की यहाँ पर आने वाला एक हफ्ता 10 दिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं और उसके बाद रीजनल फेस्टिवल्स भी हैं। चाहे हम बॉम्बे की बात करें जहाँ पे B2C चल रहा है, बैंगलोर में भी यहाँ पर फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तो इंडिया के काफ़ी कोनों में हम देखेंगे कि शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी वेडिंग और फेस्टिवल सीजन से पहले। कुमार जैन जी, एज ऑफ नाउ लाइक किस तरह की खरीदारी है? क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी है, पिछला क्वार्टर कोई बहुत खास अच्छा नहीं गया और उनका ये मानना है कि हम वॉल्यूम टर्म्स में गिरावट देखेंगे, वैल्यू टर्म्स में चाहे बढ़त आए क्योंकि भाव पिछले साल के मुकाबले यहां पर ज्यादा हैं। आपको भी लगता है कि जो परचेजेस हैं वो लोअर टिकट साइज की रहेंगी? भाव का जहां तक सवाल है, हर कीमत में भी आज मैं जहां बैठा हूं शोरूम पे 1925 से शोरूम है मेरे पिताजी के हाथ का, जहां 18 रुपए 75 पैसा तोला सोना था और वो सोना आज बढ़ के 60,000 10 ग्राम पे आया हुआ। तो लोगों की खरीदारी इसी तरह से रहती है। लोग घर में जब ओकेजन आता है तो भाव वगैरह नहीं देखते हैं कि भी क्या बजट में आता है। या तो सोने की क्वांटिटी कम कर देते हैं और अपना पैसा जो उनके पास में रहता है उससे खरीदारी करते हैं। और अब तो सब डिजिटल पेमेंट चल रहा है, तो इससे आदमियों की नई जो जनरेशन आ रही है वो डिजिटल पेमेंट में ही मानती है, कैश कैरी करने में समझती नहीं है। तो आप उनको 25,000 का सोना दो या 50,000 का सोना दे दो, वो देखते हैं कि अपने बैंक में कितनी बैलेंस है और कार्ड से पेमेंट होता है तो ऑलरेडी पेमेंट होते अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं जहां तक समझता हूँ, फर्स्ट तो एक तो पेमेंट ऐसे हो रहा है तो इससे खरीदारी होती रहेगी। और दूसरा जो है रिसाइकल गोल्ड, जो पुराने हमारे लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं भी सोने की भाव इतने स्तर पे आया हुआ है, चलो घर में जो पड़ा सोना है उसको यूज करें, तो वो कन्वर्सन से भी खरीदी हो रही है। चलिए, शुक्रिया जैन साहब आपका आने के लिए शो में और बताने के लिए किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स फिलहाल इन लेवल्स पर गोल्ड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्विकली जैसे एक सिल्वर पे भी राय ले लेते हैं, जहां पर हमने प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए देखी। 72,000 के आसपास घरेलू बाजार में प्राइसेस आ चुके हैं। अजय, क्या व्यू है आपका सिल्वर पर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले 2 सेशन के अंदर चांदी में हमने एक जबरदस्त गिरावट देखी है। पहले हमने देखा था कि प्राइसेस में जून महीने के अंदर 67,500 से मार्केटिंग अच्छा खासा उछाल दिखा है, बट पिछले 2-3 दिनों में जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी बेस मेटल में चाइना स्टिमुलस लेकर आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो डेटा पॉइंट थे उसकी वजह से बेस मेटल में जो करेक्शन आया उसी के लिहाजा हमने चांदी में भी एक करेक्शन आते हुए देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल में भी इस वक्त प्राइजेस 2360 के करीब ट्रेड करा। गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो जंप आया वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता भी है कि टाइमिंग थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, बट टेम्पररी गिरावट रहेगी जहां पे हमें लगता है कि चांदी के अंदर 71,500-600 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे, जबकि इंटरनेशनल में 23,40 के आसपास का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट शॉर्ट टर्म में जब तक चाइना से कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सुधरती नहीं है या बेस मेटल सुधरता नहीं, चांदी में थोड़ा टेम्पररी दबाव है, बट लेने के लॉन्ग टर्म के लिए 71,500 72 इज गुड टू बाय। $25 वाली चांदी फिलहाल 23.5 पे कारोबार कर रही है और बड़ी अच्छी खासी मुनाफा वसूली चांदी में आपकी स्क्रीन पे भारतीय बाजारों में भी आती हुई। लेकिन मूव ऑन करते हैं और बात यहां पर कच्चे तेल की करते हैं। रविंद्र, इसे आप कैसे देखते हैं? पिछले हफ्ते की जो तेजी थी काफी हद तक मुनाफा वसूली में तब्दील होती हुई नजर आई है, यहाँ पर क्या रेंज रह सकती है आने वाले समय में? मनीषा, मेरे हिसाब से क्रूड में 8250 का एक टारगेट जोन था, थोड़ा सा एक्सटेंडेड था 8350 तक WTI में।
क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक था अबाउट 7750 का, और अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल में भी रशिया के साइड से एक्सपोर्ट्स नीचे आ रहे थे। अगर क्रूड ओपेक की प्रोडक्शन देखें तो वो भी दैट हैज आल्सो कम डाउन। बातें चल रही है कि सऊदी माइट एक्सटेंडेड टिल सितंबर, जो 1 मिलियन बैरल का कट है। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो चीजें थी ये पॉजिटिव थी, प्लस जो बैकग्राउंड में न्यूज था कि चाइना से कुछ स्टिमुलस निकल के आएगा, दैट वाज सपोर्टिंग क्रूड प्राइसेस। लेकिन अभी ऐसे हुआ है कि इवन प्राइस एक्शन पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, 8250 से 8350 का एक रेजिस्टेंस जोन है। और चाइना से कोई स्टिमुलस का कोई मेजर कुछ न्यूज नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है। प्लस जो डॉलर स्ट्रेंथ हैज प्रेशराइज्ड क्रूड प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग डाउन मूव है, करेक्टिव डाउन मूव है। पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन मूव एक्सटेंड हो सकता है $78.50 तक WTI में। लेकिन वहां से हम फिर से एक बार इसमें अप मूव देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से आगे का जो रेंज रहेगा वो $78.50 से लेके $82.50 से $83 का रहेगा। 78.50 के नीचे अगर ये क्लोजिंग आ जाता है या फिर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट डाउन साइड जो मैं देख रहा हूँ वो अराउंड 76.50 का है। बट तब तक के लिए आई थिंक इट माइट ट्रेड इन अ रेंज 7850 वुड बी $78.50 वुड बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 6490 6480 का जो जोन है दैट इज अ गुड बाइंग जोन। अपसाइड में फिर से एक बार 6800 840 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो मेरे हिसाब से इन द नियर टर्म जो रेंज है वो 6840 से लेके 6480 का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए क्रूड पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे ग्वार पर, जहां पर कल लोअर सर्किट लगने के बाद आज ही प्रेशर बरकरार है। यहाँ इस पर चर्चा करेंगे पुखरा चोपड़ा से, और साथ ही बाकी स्ट्रैटेजीज भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपका स्वागत है। और ग्वार की तेजी हवा होती हुई नजर आई है। लगातार चौथे दिन हमने यहां पर दबाव बनता हुआ देखा है। कल तो लोअर सर्किट भी था। यहां से क्या इंपैक्ट है बारिशों का, करंट लेवल्स पे क्या होने की उम्मीद है? कल की बिकवाली के बाद हल्की सी तेजी के साथ कारोबार, 0.5% की खरीदारी एज ऑफ निचले स्तरों पर अपॉर्चुनिटी बाइंग के तौर पर जरूर नजर आई है। हमारे साथ पुखरा चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। पुखरा जी नमस्कार। अच्छी खासी उठापटक यहां पर ग्वार में बनती हुई नजर आई है। मानसून का प्रॉक्सी इसे कहा जाता है। हम देखते ही हैं कि 2-3 महीने में जितनी उठापटक ग्वार दिखाता है शायद ही कोई और कमोडिटी दिखाती है कंसिस्टेंटली फॉर दैट मैटर। कैसे देखते हैं आप करंटली राजस्थान में बुआई मौसम को लेकर जो स्थिति है, कितना इंपैक्ट उसका ग्वार के भावों पे रह सकता है? सही कहा मनीषा जी आपने कि ये 2-3 महीने हैं ग्वार के बहुत उतार चढ़ाव के रहते हैं, और ये एक तरह से इस समय मानसून का सौदा हो जाता है ग्वार की जगह। तो पिछले दिनों जो एक अच्छी खासी तेजी आई थी, 5200 रुपए से चल के 6200 रुपए हो गए थे, उसके पीछे एक संभावना थी लोगों को कि अगस्त सितंबर में मानसून कमजोर रहेगा, और उस करके लोगों ने परचेजिंग की, और जो जीरा, आपका धनिया और हल्दी के ट्रेडर्स भी इसके अंदर स्टॉकिस्ट के रूप में आए, तो ग्वार में अच्छी खासी ऊंचाई आई। उसके बाद में जैसे जैसे डाटा आए, जो सरकार के जो लक्ष्य है 27 लाख हेक्टर बिजाई का राजस्थान में, उसके मुकाबले 25,32,000 हेक्टर में बिजाई हो चुकी है, जो इसका 93.8% है ये जी। पर पिछले साल इसी समय में 29,50,000 हेक्टर की बिजाई हुई थी। अब पिछले साल चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजाई थी, तो उसके मुकाबले तो बिजाई में थोड़ा सा पिछड़ा है, पर ये बिजाई काफी अच्छी है। अब इस पे ये सारी की सारी तेजी मंदी संभावनाओं पे है। 3 तरह की संभावनाएं रहती है। एक जिसको लगता है कि अगस्त में मौसम कमजोर रहेगा वो बाय कर रहा है, एक जिसको लगता है कि अगस्त में मौसम कमजोर रहेगा वो बाय कर रहा है, जिसको लगता है अच्छा लगता है वो सेल कर रहा है, जिसको लगेगा कि सामान्य खेती है वो इधर से उधर चलता रहेगा। पर अभी सारा का सारा ये संभावनाओं पे चल रहा है। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, समय आगे निकलेगा, वैसे वैसे इसके अंदर तेजी मंदी है वो मजबूत होगी। या तो मंदी होगी तो वो भी मजबूत होगी, तेजी होगी तो वो भी मजबूत होगी। तो अभी सारा का सारा कल्पनाओं पे, संभावनाओं पे ये बाजार चल रहा है। इसी वजह से इस पे उठापटक आ रही है। वैसे हम भावों को देखें मनीषा जी, तो ये फेयर प्राइस इसको कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था 5600-5700 इसकी फेयर प्राइस है। उसके बाद की जो तेजी मंदी है वो पूरी मानसून पे निर्भर करेगी मनीषा जी। तो आप अभी ये कह रहे हो कि बुआई के नंबर्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन गुआर की बात करें या डिमांड की बात करें या बाजार में जो आवक है वो इतने ज्यादा मायने फिलहाल नहीं रख रही फॉर द नियर टर्म? जी जी, बिल्कुल कोई मायने नहीं है अभी डिमांड सप्लाई का। यदि हम डिमांड को देखें तो पिछले 2 महीने से डिमांड कमजोर रही,
पर उसके बावजूद भी बाजार 1000 रुपए नीचे से बढ़ा। मतलब डिमांड कमजोर रहने के बावजूद भी बाजार का बढ़ना ये संकेत दे रहा था कि इसमें डिमांड सप्लाई का कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा मतलब है मानसून से है। तो खेती जो 3 चरण होते हैं तेजी मंदी के या किसी फसल को देखने के, पहला चरण बिजाई का होता है, वो एकदम ठीक है, इसको हम संतोषजनक कह सकते हैं। अब दूसरा चरण होगा कि जब ये फसल 15 या 20 दिन बाद में इसको बरसात चाहिएगी, और फिर तीसरा चरण होगा जब फसल पकाव पे आएगी। तो इन 3 चरणों में से एक चरण अच्छा गया है, दूसरे चरण को अभी देखना है और तीसरे चरण को भी अभी देखना है। उससे पहले ग्वार की तेजी मंदी के बारे में बताना या हवा में ये बात छोड़ना कि बिजाई कम है बिजाई ज्यादा है, ऐसा नहीं है। सामान्य बिजाई कह सकते हैं, अच्छी बिजाई कह सकते हैं इसको। तो तेजी मंदी निकालने के लिए अब इसकी डिमांड की जगह इसकी खेती किस तरह की होगी, कैसे होगी, उसे देखना चाहिए। जी ओके, चलिए, तो एक चीज तो क्लियर है कि नियर टर्म में उठा पटक के लिए तैयार रहिए। प्राइसेस ऊपर नीचे रहेंगे, कैसे नंबर्स आएंगे फाइनली उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिलेंगे। शुक्रिया पुखराज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। अजय आपका भी शुक्रिया। समय की कमी इसलिए अजय के पिक्स नहीं ले पाए, लेकिन माफी चाहेंगे इसके लिए। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।